नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स में जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वो है कोलोरेक्टल कैंसर्स, मतलब बड़ी आंत का कैंसर। सो बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। इसमें कोलन आता है, रेक्टम आता है और एनस आता है। सो ये कैंसर जो कोलोरेक्टल कैंसर्स है टिपिकली ओल्डर एज में प्रेजेंट करते हैं, ऑल्दो किसी भी एज में हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो ओल्ड एज में प्रेजेंट करते हैं। सो इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है, जैसे मैंने बताया, एक ओल्ड एज, जितना हम ओल्डर होता है एक इंसान ओल्ड एज की तरफ बढ़ता है तो रिस्क इसका बढ़ सकता है। सो अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी पॉलिप्स हो, जिसको हम कोलोरेक्टल पॉलिप्स कहते हैं, अगर उनको ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ पॉलिप्स है तो उनका रिस्क बढ़ सकता है कोलन कैंसर डेवलप होने का। बहुत सारे जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ आता है। जिनको भी ये प्रॉब्लम्स है उनका थोड़ा रिस्क जनरल पॉपुलेशन से बढ़ जाता है फ्यूचर में कोलन कैंसर डेवलप होने का। सो फिर कुछ इनहेरिटेड सिंड्रोम्स होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, जिसमें फैमिलियल पॉलिपोसिस कैंसर होता है, या HNPCC नॉन पॉलिपोसिस कैंसर होता है। जिनको भी ये इनहेरिटेड सिंड्रोम्स हैं उनका रिस्क कोलन कैंसर का बढ़ जाता है। अब अगर किसी को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मतलब बहुत सारे जनरेशन्स में ये कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर की हिस्ट्री, उनका भी रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। और वो पेशेंट्स या वो पॉपुलेशन, जनरली वो पॉपुलेशन जो लो फाइबर हाई फैट डाइट्स का सेवन करते हैं रेगुलरली, उसमें भी पाया गया है कि ऐसे पेशेंट्स में रिस्क, ऐसी पॉपुलेशन में कोलन कैंसर डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आप ओबीस है या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इससे भी कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो कोलन कैंसर बेसिकली टिपिकली एक बिनाइन पॉलिप होता है, छोटा सा फोड़ा आ गया है कोलन के, तो जो यूजुअली सिम्टोमेटिक नहीं होता है, मतलब उससे कोई सिम्टम नहीं आते, बट बेसिकली डेवलप उसी से होता है, पॉलिप से ही होता है, जो आगे जाके फिर कैंसर बनता है। तो इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, तो जब भी फिर पहले सिम्टम्स क्या है इसके, कैसे पेशेंट को क्या फील होगा जब ये कैंसर डेवलप होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसको हम चेंज इन बाउल हैबिट्स बोलते हैं। तो जो नॉर्मल उनका बाउल हैबिट्स है, लाइक लैट्रिन कब होती है, कितनी, हर एक का अपना अपना सिस्टम है, कोई दिन में एक बार करता है, कोई 2 दिन में एक बार लैट्रिन होती है, किसी का 3 दिन में होता है। तो बट अगर सडनली वो चेंज हो जाए, मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या किसी को लूज मोशन स्टार्ट हो जाए, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ छोटी मोटी दवाई लेके 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहे, ये परसिस्ट होते हैं या बार बार हो रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन है जो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसको हम चेंज इन बाउल हैबिट्स करते हैं। सो ये वन ऑफ द मेन लक्षण है कोलन कैंसर का। फिर किसी किसी को नीचे से रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, वो भी बहुत सारे पेशेंट्स में एज ए ब्लीडिंग प्रेजेंट करता है। पेशेंट नोटिस करता है जब वो स्टूल्स करता है कि उसके साथ ब्लीड आ गया है, तो दिस इज़ हाउ बहुत सारे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं एज रेक्टल ब्लीडिंग। तो किसी को पेट में अचानक से क्रैम्प्स होने लगते हैं, पेन होते रहते हैं, तो थोड़ा सा ठीक हो गया फिर से हो रहे हैं, क्रॉनिकली हो रहा है, ये हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है, पेन हो रहा है पेट में, तो उससे भी है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में वीकनेस डेवलप होती है, टायर्डनेस डेवलप होती है, ये भी एक कैंसर का लक्षण है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स में वेट लॉस हो सकता है। सो ये मेन लक्षण है जो कोलन और रेक्टल कैंसर प्रेजेंट करता है आपसे। तो फिर हम डायग्नोज कैसे करते हैं, तो जैसे हम अपर GI कैंसर्स लाइक इसोफेजियल और गैस्ट्रिक कैंसर में एंडोस्कोपी ऊपर से डायग्नोज करते हैं, उसमें नीचे से हमें एंडोस्कोपी करनी होती है, जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जिससे हम एक ट्यूब डालते हैं नीचे से, उसमें कैमरा लगा होता है, ये पूरा विजुलाइज करता है, बाउल प्रिपेयर करने के बाद पूरा विजुलाइज करता है एंटायर लेंथ। एक कोलन बहुत बड़ा ऑर्गन है, बहुत लंबा ऑर्गन है, तो इसको पूरा लेंथ देख के, पूरा विजुलाइज करके देखते हैं ये कहाँ पे पॉलिप है, कहाँ कैंसर डेवलप होता है। जहाँ पे भी हमें एबनॉर्मलिटी लगती है उसका बायोप्सी लेके फिर डायग्नोसिस करते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं जो कुछ पेशेंट में बढ़ जाते हैं, तो उससे भी थोड़ा हेल्प मिलता है। फिर स्टेज होता है कि कहाँ पे फैला है, लोकल भी और डिस्टेंट भी, तो उसमें MRI आता है, उसमें PET-CT आता है, उसमें CT स्कैन आता है।
ये यूजुअली पेट के अंदर ही दूसरी जगह पे फैल सकता है, अपनी जगह से निकलने के बाद ये लिवर में जा सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं, कहीं और ऑर्गन्स में भी जाता है, बट मेनली पहले अपने दूसरी ऑर्गन्स ऑफ स्टोमक, ये जो है एब्डोमेन के दूसरे ऑर्गन्स में जाता है। तो ये सारी चीज़ें करके कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी और इमेजिंग, इसमें सीटी आ सकता है, एमआरआई आ सकता है, तो फिर हम इनको स्टेज करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, फिर उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो यूजुअली रेक्टल कैंसर्स और कोलन कैंसर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है मैनेज करने में। रेक्टल कैंसर्स में रेडिएशन का बहुत ज़्यादा रोल है, जबकि कोलन कैंसर्स में उतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो कोलन कैंसर्स मेनली जो इनिशियल मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में होता है, अगर वो लिमिटेड स्टेज में है, फैला नहीं है, उसमें पहले हम सर्जरी करते हैं, वो पार्ट ऑफ द कोलन अलॉन्ग विद जो नॉर्मल हेल्दी पार्ट ऑफ कोलन है उसको रिमूव करते हैं ताकि कैंसर निकल जाए। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन की क्या रिपोर्ट आता है कि इनको कीमोथेरेपी देना है। कभी कभी किसी पेशेंट को काफ़ी अर्ली स्टेज में कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑपरेशन काफ़ी सफिशेंट होता है, या किसी को 3 to 6 मंथ्स के लिए कीमोथेरेपी देना होता है ताकि जो रिस्क होता है वापस आने का, रिलैप्स होने का, वो कम से कम हो जाए। तो जो रेक्टल कैंसर्स है उसमें रेडिएशन का भी रोल है, क्योंकि यूजुअली वो उस एरिया में होता है जहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गन्स है, तो बहुत क्लीन सर्जरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो उसमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देके उसको छोटा करते हैं और उसके बाद एक क्लीन सर्जरी का अटेम्प्ट करते हैं कि वो निकल जाए। तो अगर यही कैंसर्स थोड़ा सा डिफरेंटली मैनेज करते हैं, कोलन और रेक्टल कैंसर्स, तो उसके बाद अगर यही कोलन या रेक्टल कैंसर एडवांस स्टेज में, काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, लाइक ऑलरेडी फैला है, लिवर में फैला है, लंग्स में फैला है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नीचे सर्जरी करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो उसमें हमें सिस्टमिक ट्रीटमेंट देना होता है, लाइक कीमोथेरेपी है, टारगेट की थेरेपीज़ है, इम्यूनोथेरेपीज़ है, जिससे ये कोलन कैंसर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफ बढ़ा सके। पहले हम देखें जब हमारे पास इतने एजेंट्स हमारे पास नहीं होते थे, तो यूजुअली 8 to 9 मंथ्स इनका सर्वाइवल होता था जो स्टेज 4 में। आजकल हम देखें 2.5 से 3 साल सर्वाइवल हो गया है, बिकॉज जो मॉडर्न कीमोथेरेपीज़ है, इम्यूनोथेरेपीज़ है, टारगेटेड थेरेपीज़ है, वो बेटर है, उनसे पेशेंट को कंफर्ट भी मिलता है, उनकी उम्र भी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न ट्रीटमेंट। तो बेटर ये है कि जैसे ही आपको लग रहा है कोई सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किए, वो जल्दी से अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको बता दें कि ये ठीक नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसमें चांस होता है कि हम अर्लियर स्टेज में प्रेजेंट करें, अर्लियर स्टेज में हम डिटेक्ट करें, डायग्नोज करें, और फिर जब प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो वो उसमें पूरा लाइफ लॉन्ग ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आप क्योर हो सकते हैं कोलन या रेक्टल कैंसर से। थैंक यू सर।